हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिक्स्थ सेशन ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज के सेशन में हम लोग वेरिएशन के कॉन्सेप्ट्स और इस पर बेस्ड सारे क्वेश्चन को देखेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अभी तक के हुए 5 सेशन में हमने रेशियो और प्रोपोर्शन के नॉन लैंग्वेज पर बेस्ड सारे क्वेश्चन और रेशियो के बेसिक क्वेश्चन को अभी तक हमने देखा है। आज का सेशन कंप्लीट वेरिएशन पर बेस्ड होगा। थोड़ा सा सेशन लंबा होगा, बट इसमें बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन को कंपाइल किया गया है। तो शुरू से अंत तक बने रहिए और देखिए। अभी हम वेरिएशन से स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं वेरिएशन क्या होता है। देखिए, वेरिएशन में एक वर्ड छिपा हुआ है, वेरी। वेरी का मीनिंग क्या होता है? वेरी इट मीन्स कि चेंज होना, कोई भी चीज़ में चेंजेज होने, ये चीज़ें वेरी होना कहलाती हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 2 क्वांटिटी दे रखी है, कोई भी 2 क्वांटिटी हम मानते हैं, जैसे x और y। ये 2 क्वांटिटी है हमारे पास। ये दोनों एक दूसरे से किसी न किसी तरह से रिलेटेड होंगे, है ना। अब अगर हम इसमें से किसी एक क्वांटिटी में, मान लीजिए अगर x में पहला क्वांटिटी मान लीजिए x है और दूसरा क्वांटिटी y है, किसी एक क्वांटिटी में अगर हम कोई चेंज करते हैं, अगर हम पहले क्वांटिटी में या फिर किसी एक क्वांटिटी में अगर कोई चेंज करते हैं और अगर इसका इम्पैक्ट दूसरे पर पड़ता है, दूसरे क्वांटिटी पर पड़ता है, तो ये चीज़ें वेरिएशन के अंदर आती है। यही चीज़ें क्या कहलाती है? वेरिएशन। इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए, मान लीजिए कि हम एक बुक को परचेज करने गए। एक बुक हमने परचेज किया, बुक की कॉस्ट थी 300 रुपीज़। बिल्कुल बेसिक सा एग्जाम्पल से समझेंगे, समझ में आ जाएगी। देखिए, एक बुक खरीदे हम और बुक की कॉस्ट थी 300 रुपीज़। देखिए, ये थी क्वांटिटी, नंबर ऑफ बुक्स, कि इतनी बुक हमने खरीदी, और ये थी इसकी प्राइस, है ना। ये पहली क्वांटिटी हो गई और ये हो गई दूसरी क्वांटिटी। पहली क्वांटिटी क्या थी? नंबर ऑफ बुक्स, और दूसरी क्वांटिटी हो गई प्राइस। अब देखिए, अगर हम 2 बुक खरीदने गए, एक बुक की कॉस्ट है 300 रुपया, 2 बुक खरीदने गए, तो बिल्कुल सिंपल सा होगा कि हमें 600 रुपये पे करने पड़ेंगे। एक बुक के लिए अगर हम 300 रुपया पे कर रहे हैं तो 2 बुक के लिए हमें कितने रुपये देने पड़ेंगे? 600 रुपया। अब देखिए कि अगर एक बुक से हम दूसरी बुक तक गए, यानी कि इस क्वांटिटी में, ये पहले वाले क्वांटिटी में अगर हमने चेंजेस लाया, अगर पहले वाले क्वांटिटी में चेंज लाया तो दूसरे वाले क्वांटिटी में भी चेंज आए। इसका मतलब, सीधा सा मतलब ये हुआ कि पहली क्वांटिटी पर दूसरे क्वांटिटी की वैल्यू डिपेंड कर रही है। यही चीज़ें कहलाती हैं वेरिएशन। एक दूसरे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक, मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है। इस सर्कल की रेडियस r है। सर्कल की एरिया जो होगी वो a होगी। सर्कल के एरिया के बारे में आपको पता होगा। एरिया होता है सर्कल का a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इस पाई आर स्क्वायर में देखिएगा, ये पाई क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है। पाई की वैल्यू अनचेंज रहेगी, ये कांस्टेंट है, इस चीज पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना कभी भी। ये इन चीज़ों में वेरिएबल क्या है? 2 हैं। एक देखिए एरिया है, ए है, और दूसरा है आर। इस चीज़ में देखिएगा, एरिया का जो वैल्यू होगा, ये जो ए का मान होगा, ये सीधे सीधे आर के मान पर डिपेंड कर रहा है। आर के मान पर डिपेंड कैसे कर रहे हैं? अगर हम आर में कोई चेंजेस लेकर के आएंगे तो इसका इम्पैक्ट ए पर भी पड़ेगा। यानी कि अगर मान लीजिए हम आर को बढ़ा देते हैं, किसी भी सर्कल के रेडियस को अगर हम बढ़ाएंगे तो उसका एरिया क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर हम इसी सर्कल के रेडियस को अगर कम कर देंगे तो उस सर्कल के जो एरिया पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो क्या होगा? सर्कल का एरिया भी कम हो जाएगा। तो ये चीज़ें कहलाती है वेरिएशन, कि एक क्वांटिटी के चेंज होने पर दूसरे क्वांटिटी में भी चेंज आना। यही चीज़ें कहलाती है वेरिएशन। समझ में आए? बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं। अब देखते हैं कि वेरिएशन होते कितने टाइप के हैं। तो बेसिकली वेरिएशन होते हैं 2 टाइप के, लेकिन हम यहाँ पर कंप्लीट देखेंगे कि वेरिएशन कितने टाइप के हैं। तो देखिए, पहला टाइप है डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी पढ़ा था हमने, बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक। दूसरा होता है इन्वर्स वेरिएशन, वहाँ पर हमने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ा था, यही चीज़ें हैं यहाँ पर भी। तीसरा होता है, इन्हीं दोनों को मिला करके बनता है जॉइंट प्रोपोर्शन, जॉइंट वेरिएशन। समझ में आए? बिल्कुल, ये 3 चीज़ें होती है। इस चीज़ को डिटेल से हम देखते हैं, एक एक करके देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं ये। तो पहला था डायरेक्ट वेरिएशन। अब देखते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या चीज़ें होती हैं।
तो मान लीजिए हमारे पास इसमें भी दो क्वांटिटी, अभी हम दो क्वांटिटी पर लेकर के ही आगे बढ़ेंगे, दो क्वांटिटी पर ही मेनली हम डिस्कस करेंगे। आगे आने वाले टाइम में हम तीन क्वांटिटी पर भी आएंगे, बट अभी समझने के पर्पज़ से सिर्फ हम ये देखते हैं, दो क्वांटिटी को लेकर के चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो क्वांटिटी है x और y, ऐसा मान लीजिए y है और x है। देखिए हम इसको डायरेक्टली वेरी करते हुए तब कहेंगे जब किसी एक क्वांटिटी में, मान लीजिए अगर y में कोई भी एक क्वांटिटी y हो चाहे x हो, इसमें से किसी एक क्वांटिटी में अगर हम चेंज करते हैं तो वैसा ही चेंज हमें दूसरे साइड में देखने को मिले। अगर इसका कहने का मतलब ऐसा हुआ कि अगर पहले क्वांटिटी को हम बढ़ाते हैं, पहले क्वांटिटी को अगर हम बढ़ाते हैं तो दूसरे क्वांटिटी में भी उसी अनुपात में बढ़ना चाहिए जिस अनुपात में पहले को हमने बढ़ाया है। या फिर अगर पहले क्वांटिटी को हमने कम किया है तो दूसरे क्वांटिटी में भी उसी अनुपात में कमी आनी चाहिए जिस अनुपात में हमने पहले को कम किया था। ये चीज़ें होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट वेरिएशन, इसी को कहते हैं हम डायरेक्ट वेरिएशन। इसी चीज़ को अगर हम एग्जाम्पल से देखें तो एग्जाम्पल से कैसे देखेंगे, देखिए पहले इसको डिनोट कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। देखिए वेरिएशन को ऐसे, पहले तो ये इस तरह से हम लिख दें, ये चीज़ें कहलाती क्या है, ये चीज़ें कहलाती है प्रोपोर्शनलिटी। ये चीज़ें कहलाती है प्रोपोर्शनलिटी। आगे देखते हैं, पहले एक एग्जांपल, एकदम बिल्कुल छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास टाइम 2 घंटे है, कोई डिस्टेंस ट्रेवल करनी है और हमें 2 घंटे में कोई डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो हमारे पास टाइम फिक्स है 2 घंटे। अब हमारे पास दो टर्म बचे, दो क्वांटिटी बची, एक है स्पीड, दूसरी होगी डिस्टेंस। ये दो चीज़ें हमारे पास हैं। अब पहले कंडीशन में हम ऐसा देखते हैं, मेरी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मेरी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 2 घंटे में, 1 घंटे में मैं चलता हूँ 60 किलोमीटर, कंप्लीट लिखता हूँ 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए 2 घंटे में मेरे द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा, 120 किलोमीटर। ये तो बता देंगे कि 1 घंटे में अगर हम 60 किलोमीटर जाते हैं तो 2 घंटे में हम कितने किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर चुके होंगे, 120 किलोमीटर की। अब मान लीजिए कि हमारी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई होगी। हमारी स्पीड अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, अगर हमारी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहती तो इसी 2 घंटे में हम कितना दूरी तय करते, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे होते, तो हम आप बताएंगे कि ये 40 किलोमीटर की डिस्टेंस, 80 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर पाते हम 2 घंटे में। अगर मेरी स्पीड यहाँ से अगर मैं कहूँ कि 80 किलोमीटर पर आवर हो जाती, अगर मेरी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर होती तो हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे होते, तो आप बताएंगे 160 किलोमीटर हम ट्रेवल कर रहे होते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसमें पहले स्पीड थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहे थे, 120 किलोमीटर। फिर स्पीड हो गई मेरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, सिर्फ और सिर्फ 80 किलोमीटर। अब देखिए 60 से ये कम हुआ, पहले हम 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे थे और अभी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे हैं। इट मीन्स ये कमी आ गई, स्पीड में क्या हो गई, कमी आ गई। जब स्पीड में कमी आई तो देखिए हमारे द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस भी कम हो गया। क्या सिर्फ यही कम, इस तरह से ही कम नहीं होगा। पहले देखिए कि 60 किलोमीटर और 40 किलोमीटर के बीच का रेशियो देखिए, ये पहले 3 था, अब हो गया 2, यानी 3:2 के रेशियो में ये चीज़ें क्या हुई, कम हुई। तो डिस्टेंस भी देखिए 3:2 के रेशियो में ही कम हुई होगी। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई। तो ये चीज़ें होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट वेरी करना होता है। दूसरा कंडीशन देखिए, पहले स्पीड मेरी थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बाद में मेरी स्पीड कितनी हो गई, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर देखिए स्पीड में चेंजेज आए, स्पीड मेरा क्या हुआ, अधिक हो गया। ये चीज़ें कम हो रही थी और ये चीज़ें क्या हो रही, अधिक हो रही। जब स्पीड मेरी बढ़ गई तो डिस्टेंस भी देखिए बढ़ गया। पहले 120 किलोमीटर ट्रेवल करते थे हम और अब 160 किलोमीटर ट्रेवल करने लगे। इट मीन्स हमारी स्पीड के बढ़ने के साथ साथ हमारी डिस्टेंस भी बढ़ गई, जो हमारे द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस थी वो भी बढ़ गई। तो ये देखिए अभी स्पीड किस रेशियो में बढ़ी थी, स्पीड थी पहले थे 60 और अभी हो गई 80। पहले 60 थी और अब हो गई 80, तो इसका जब रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगी 3:4। ये चीज़ें हमने लिखी कि स्पीड 3:4 के रेशियो में बढ़ी, तो देखिए डिस्टेंस भी तो 3:4 के रेशियो में बढ़ी।
पहले 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी और अभी 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 40 थी 120 और 40 चौके 160। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड जिस रेशियो में बढ़ी उसी रेशियो में हमारा क्या बढ़ा, डिस्टेंस भी बढ़ा। तो यही चीज़ें होती है डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसी को बोलते हैं हम लोग। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें थी, समझ में भी आई होगी। इसके बाद बिल्कुल इसको जैसे डिनोट हमने कैसे किया था, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, ऐसे अगर हम ऐसे लिखें कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, इसका मतलब ही हो गया कि अगर x में जिस तरह से चेंजेज आएंगे वही चेंजेज हमें y में भी देखने को मिलेगा। अगर हम x को कम करते हैं किसी रेशियो में तो y उसी रेशियो में कम हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह से इसको समझते हैं। देखिए ये है प्रोपोर्शनलिटी। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह पर अगर इसको हम हटाना चाहते हैं तो हम इसको इस तरह से हटा सकते हैं। x इज इक्वल टू अगर लिखेंगे तो हमें कोई एक कांस्टेंट लिखना पड़ता है और इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट के साथ इस y को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो किसी एक कांस्टेंट के साथ हमें इसको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें, यहाँ पर अगर कांस्टेंट टर्म को अलग कर दें तो हम क्या लिखेंगे, देखिए x अपॉन वाई। अब देखिए ये चीज़ें कांस्टेंट टर्म के बराबर है x बाय वाई। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं x1 अपॉन y1। ये किसी और केस के लिए भी वैलिड थी, सेम रहती। इसको हम ये भी लिख सकते हैं x2 अपॉन y2, x3 अपॉन y3। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं, ये सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं इसी चीज़ को हम। तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट पता चला कि अगर कोई भी चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हो, डायरेक्टली अगर वेरी कर रही हो, यानी एक चीज़ के बढ़ने पर अगर दूसरी चीज़ें भी बढ़ रही हो, तो हम उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं कि क्वांटिटी 1 अपॉन क्वांटिटी 2 इज इक्वल टू क्वांटिटी, ये जो सेकेंड केस की जो क्वांटिटी दी गई थी क्वांटिटी 1 और अपॉन में क्वांटिटी 2, इस टाइप में हम लिख सकते हैं उसे। ये चीज़ें समझ में आई, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें थी। चलिए एकदम बिल्कुल बेसिक सा एक क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन एक करते हैं हम पहले इस पर बेस। देखो मान लो 20 आदमी है, 20 आदमी है, 20 आदमी है, 20 आदमी मिलकर के 50 पिज्ज़ा खा सकता है। 20 आदमी है, वो मिलकर के 50 पिज्ज़ा खाता है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है 50 आदमी होगा तो वो कितना पिज्ज़ा खाएगा। 50 आदमी अगर होगा तो वो कितना पिज्ज़ा खाएगा। बिल्कुल सिंपल से एग्जाम्पल से लेकर के बता रहे हैं जिससे आपकी समझ आए इस चीज़ के लिए। देखिए इस क्वेश्चन को करने के मैं 3 अप्रोच बता देता हूँ अभी। पहला देखेंगे हम, अभी प्रोपोर्शनलिटी पढ़े हैं तो पहले इसको प्रोपोर्शनलिटी के साथ देखेंगे। देखिए अब हमें ये बताइए कि अगर मैन अधिक होगा तो उसकी खपत भी अधिक होगी। मैन अगर अधिक होगा तो हमें ज़्यादा खाने की आवश्यकता पड़ेगी, ज़्यादा खाना देना पड़ेगा उसको। अगर मैन कम होगा तो कम खाना देंगे। मैन अधिक होगा तो खाना भी उसी हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा हमें। तो ये चीज़ें हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई, ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मैन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिज्ज़ा, कि मतलब मैन अगर अधिक होगा तो पिज्ज़ा की संख्या हमें क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। इसका मतलब देखिए पहले 20 मैन थे, अभी 50 मैन है, यानी कि 50 पिज्ज़ा पहले खाता था, अभी 50 पिज्ज़ा से अधिक खाना पड़ेगा, क्योंकि मैन भी बढ़ गया। तो मैन बढ़ेगा तो पिज्ज़ा की संख्या को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं मैन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिज्ज़ा। इसी चीज़ को हम अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, के 1 लिखेंगे और इसको p से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ से आप हमें ये बताइए पहले केस में कितना मैन दिया हुआ है। मैन की जगह पर नंबर ऑफ मैन लिख दिया हमने 20, के की वैल्यू हमें पता नहीं, के को रख लिया, और p की वैल्यू है 50, तो p की जगह पर हमने 50 रख दिया। यहाँ से हमें k की वैल्यू पता चली, k की वैल्यू कितनी हो गई देखिए तो 2/5। बिल्कुल बेसिक सा चीज़ था, ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हमने पहले k का मान निकाला। पहले ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने लगाया था, इस कांस्टेंट की वैल्यू हमने निकाली, कांस्टेंट की वैल्यू निकल करके क्या आ गई, 2/5। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है। दूसरे कंडीशन को फिर से सेम चीज़ को इसी चीज़ में हम पहले पुट करते हैं। देखिए 50 मैन की जगह पर हमने क्या लिखा, 50। अब हमें k का वैल्यू पता है तो k की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे 2/5, और नंबर ऑफ पिज्ज़ा अब पता चल जाएगा हमें कि कितना होगा। अब जब हम इसको सॉल्व किए तो यहाँ से नंबर ऑफ पिज्ज़ा पता चला, 2 से ये 25 बार में, और 25 पंचे 125, यानी कि अब कितना पिज्ज़ा चाहिए होगा हमें, 125 पिज्ज़ा चाहिए होंगे, जिससे कि इस 50 आदमी की भूख खत्म हो। समझ आया।
ये था इस क्वेश्चन को करने का तरीका। अगर हम इसको प्रोपोर्शनलिटी के साथ करेंगे तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। समझ में आया? देखिए दूसरा तरीका, देखिए बिल्कुल सिंपल सा, इतना सा में ही हो जाएगा ये, है ना। देखिए दूसरा तरीका, देखिए अभी अभी हमने पढ़ा कि जब दो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होंगी, जब दो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होंगी यानी कि डायरेक्टली वेरी कर रही होंगी, तो हम उसको लिख सकते हैं कि x1 अपॉन में y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन में y2। ये चीज़ें लिख सकते हैं क्या? इसका मतलब हुआ कि ये पहले कंडीशन में जो दी गई हो दोनों क्वांटिटी, इसको यहाँ लिखे, दूसरे कंडीशन में जो दोनों क्वांटिटी दी होगी उसको यहाँ लिखेंगे। अब पहले कंडीशन में बताइए x1 की वैल्यू कितनी है। देखिए पहले कंडीशन में है कि 20 आदमी है, तो यहाँ पर लिख दिए 20। पहले कंडीशन में कितना पिज्जा खा रहा है, 50, लिख दिया हमने। ये दो क्वांटिटी हो गई, x1 इस साइड का ये x और ये इस साइड की y, दोनों क्वांटिटी की जगह पर हम लिख दिए। अब देखिए दूसरे क्वांटिटी में, देखिए दूसरे केस में x2 की जगह पर दिया हुआ है 50 और हमें पूछा गया है कि y2 बता दो। y2 इट मीन्स कितना पिज्जा खाएगा। तो देखिए 20 से ये कट जाएगा इसमें और ये कट जाएगा 25 बार में, और यहाँ से ही हम y2 इज इक्वल टू लिख देते हैं हम 125 पिज्जा। समझ में आया? एक तो ये तरीका था। तीसरा तरीका भी देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तीसरा तरीका जो होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बिल्कुल डायरेक्ट अप्रोच होगा। डायरेक्ट अप्रोच कैसे होगा ये देखिए कि 20 मैन था, 50 पिज्जा खा रहा है, 50 आदमी होगा, कितना पिज्जा खाएगा? अब बताओ 20 का कितना गुना है ये 50, 20 का कितना गुना है 50? कौन से रेशियो में ये बढ़ा है? 2:5, 2:5, तो इस साइड भी 2:5 में बढ़ना चाहिए। ये देखो ये 2:5 में चेंज हुआ है ना, इस साइड भी 2:5 में चेंज कर दो। 2 का वैल्यू 50 यानी 1 का वैल्यू 25, तो 5 का वैल्यू कितना? 125। समझ में आया? बिल्कुल बेसिक था, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया मैंने। एक बार वापस से समझना कि देखो पहले थे 20 आदमी और खाते थे 50, तो रेशियो देखो किस हिसाब से चेंज हो रहा है। या फिर हम इसको इस तरह से कहेंगे कि 20 का कितना गुना है ये 50, तो आप कहेंगे कि ये 2.5 गुना है। 20 का 50 कितना गुना है? तो ये 2.5 गुना है। तो 50 मैन भी 2.5 गुना अपना खाएगा, तो 2.5 गुना खाएगा तो मतलब 50 गुना 2.5 कितना? 125। या फिर यूं कहें हम कि ये 2:5 में था, नीचे भी किस रेशियो में होगा? 2:5, क्योंकि डायरेक्टली चेंज हो रही है ये चीज़, है ना। जब डायरेक्टली चेंज हो रही है तो इस चीज़ को सॉल्व कर दिया हमने, है ना। ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। तो ये हमने देखा डायरेक्ट वेरिएशन क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है। इस पर बेस्ड हमने एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश की कि ये चीज़ें क्या होती हैं। बाकी जब क्वेश्चन आएंगे और तो हम वहाँ पर भी देखेंगे इसे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगला जो होता है वो होता है इन्वर्स वेरिएशन। जिस टाइप का था पहला डायरेक्ट वेरिएशन, बस ये उसका उल्टा है। उल्टा किस सेंस में, ये देखिएगा। देखिए मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर भी दो क्वांटिटी है x एंड y। उस कंडीशन में क्या था, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था इस साइड में अगर बढ़ता था तो दूसरे साइड उसी अनुपात में बढ़ना होता था। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, इन्वर्सली अगर वेरी कर रही होती हो, तो उस कंडीशन में हम इसको कहेंगे इन्वर्सली ये चीज़ें वेरी कर रहा है। जब पहले में अगर जिस अनुपात में बढ़ाया, दूसरे में उसी अनुपात में कमी आनी चाहिए। अगर पहला बढ़ रहा है तो दूसरा कम होगा, अगर पहला कम हो रहा है तो दूसरा उसी अनुपात में बढ़ रहा होगा। ये चीज़ें समझ में आई? बिल्कुल बेसिक सा चीज़ था कि अगर पहले क्वांटिटी में अगर जिस अनुपात में चेंजेज आ रहे हैं, उसी अनुपात में, उसी रेशियो में दूसरे क्वांटिटी में क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर पहले में इंक्रीज होगा तो दूसरे में डिक्रीज होगा, पहले में अगर डिक्रीज होगा तो दूसरे में क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा। ये चीज़ें समझना थी। देखिए एक एग्जाम्पल से इसको भी समझेंगे। जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही हमने पिछला एग्जाम्पल लिया था। देखिए यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास डिस्टेंस फिक्स है, डिस्टेंस हमारे पास मान लीजिए कि फिक्स है, कुछ भी है। अब हमारे पास दो चीज़ें बची, स्पीड और टाइम, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर डिस्टेंस, यहाँ पर भी मान लेते हैं 120 किलोमीटर। हमारे पास डिस्टेंस, हमें टोटल डिस्टेंस 120 किलोमीटर ट्रेवल करनी है। देखिए पहला कंडीशन है कि अगर हमारी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा हुई, अगर हमारी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा रही, तो हमें 120 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? आप कहेंगे 2 घंटे लगेंगे।
दूसरा कंडीशन है, अगर हमारी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही, अगर हमारी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही तो हमें कितना टाइम लगेगा? आप कहेंगे 3 घंटे लगेंगे। तीसरा कंडीशन ऐसा आया कि हमारी स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा रही तो टाइम कितना लगेगा? अब कहेंगे कि 1 घंटा लगेगा। यहाँ पर गौर कीजिएगा, जब स्पीड 60 किलोमीटर थी तो टाइम हमें 2 घंटा लगता था। जब हमने स्पीड को कम करके 40 किलोमीटर प्रति घंटा किया तो टाइम 2 घंटे से बढ़ करके 3 घंटा हो गया। देखिए, एक साइड में स्पीड में कमी लाए तो दूसरे साइड क्या हुआ? टाइम में वृद्धि हो गई। टाइम क्या हो गया? चेंज हो गया। अब देखिए कैसे चेंज हुआ। यहाँ पर देखिए स्पीड में किस रेशियो से कमी आई थी? स्पीड में 3:2 के हिसाब से क्या हुई थी? कमी हुई थी। स्पीड कम हुआ था किस रेशियो से? 3:2। पहले 60 था, अभी 40 हो गया। देखिए टाइम किस हिसाब से बढ़ गया? पहले टाइम 2 लगता था और अभी 3 लगने लगा। टाइम क्या हो गया? बढ़ गया। किस रेशियो से बढ़ा? पहले 2 लगता था और अभी 3 लगता है। जिस हिसाब से इसमें कमी आएगी, जिस हिसाब से उसमें कमी आएगी, उसी हिसाब से इसमें क्या होगी? वृद्धि होगी। समझ में आया? दूसरा केस देखिए, पहले लगता था 60 किलोमीटर प्रति घंटा से 2 घंटा। जब हम 120 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी स्पीड कर दिए तो पहले लगता था 2 घंटा और अभी क्या लग रहा है? अभी सिर्फ 1 घंटा लग रहा है। यानी कि जब हम स्पीड को बढ़ाए तो टाइम क्या लगने लगा? कम लगने लगा। देखिए, जब हमने स्पीड को 1:2 किया तो टाइम क्या हो गया? 2:1। ये जिस रेशियो में बढ़ेगा ये उसी रेशियो में घट रहा होगा। देखिएगा, यहाँ पर ये 1:2 हुआ, यहाँ पर ये 2:1 हो जाएगा। ये जिस रेशियो में पहला क्वांटिटी बढ़ेगा, दूसरा क्वांटिटी उसी रेशियो में क्या होगा? कम हो जाएगा। ये था इस क्वेश्चन को समझने का तरीका। बिल्कुल एग्जाम्पल से हमने समझा, बिल्कुल बेसिक सा एग्जाम्पल था। ठीक है, बाकी इसको लिखने पढ़ेंगे कैसे वो भी देखिए। जैसे देखिए x और y साइन सेम रहेगा सब जगह। हम यहां पर पढ़ेंगे x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। इसको क्या पढ़ेंगे? x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। या फिर इसको पढ़ने का दूसरा तरीका होगा x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/y। ठीक है, अगर हम इनवर्सली बोलते हैं तो 1/y बोलना नहीं है। अगर हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं तब बोलेंगे 1/y, क्योंकि इनवर्स का मतलब ही हो जाता है 1/समथिंग। ठीक है, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/y या फिर x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, यही चीज़ें बोलेंगे। सेम चीज़ होगा यहाँ पर भी। अगर हम इसकी जगह पर अगर हम इक्वल के साइन को लेकर के आए तो एक कांस्टेंट लेकर के आना पड़ेगा मुझे। एक कांस्टेंट लेकर के आया k क्या होगा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसके जगह पर आया y। यहाँ से आप हमें बताएंगे कि k इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? एक्स वाई लिख सकते हैं क्या? अब एक्स वाई की जगह पर हम x1 y1 भी लिख सकते हैं। x1 y1 की जगह पर हम x2 y2 भी लिख सकते हैं और ये इसी तरह से आगे भी लिख सकते हैं। ये चीज़ें समझ में आई? बिल्कुल क्लियर हुई? बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें थी। अब देखिए, अगर x और y एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? एक्स वाई इज इक्वल टू x1 y1 इज इक्वल टू x1 y2 x2 y2, ऐसा लिख सकते हैं क्या? समझ में आया? देखिए, अब इस पर बेस एक क्वेश्चन करके दिखाइए। देखिए, अभी अभी हम टाइम एंड वर्क पढ़ करके आए, तो एक टाइम एंड वर्क के ही एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि 18 आदमी हैं काम करने के लिए हमारे पास। 18 आदमी किसी काम को 15 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। 18 आदमी है, किसी काम को 15 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। कितने आदमी चाहिए होंगे हमें जो कि 10 दिन में काम को कंप्लीट कर दें? कितने आदमी 10 दिनों में इस काम को कंप्लीट कर देंगे? 10 दिनों में कंप्लीट करने के लिए कितने आदमी चाहिए? ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन को भी हम तीनों अप्रोच के साथ सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी देखते हैं पहले अप्रोच से। हमने बताया कि मैन और डे, इन दोनों में रिलेशन कैसा होता है। देखिए, मैन और डे, मैन और जो टाइम जो टेकन होगा, जो टाइम लगेगा काम को कंप्लीट करने में, उसके बीच में इन्वर्सली रिलेशन होता है। क्यों होता है ये देखिए। अगर हम किसी काम को करने में अधिक मजदूर लगाएंगे तो टाइम क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। अपोजिट है तो ये रिलेशन कैसा होगा? इन्वर्स रिलेशन होगा। इन्वर्स रिलेशन होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे? m इज इक्वल टू k अपॉन डी, ऐसा लिखेंगे क्या? m इज इक्वल टू के अपॉन डी। के को हमने डायरेक्ट लिख दिया, इसी चीज़ को हमने सॉल्व करके नीचे लिखा। अब बताइए, पहले केस के हिसाब से m की जगह पर हम अगर 18 लिख दें,
के की जगह पर के रखा और डी की जगह पर हम 15 लिख दिए। यहाँ से के इज इक्वल टू हमें पता चल गया 18 और गुना में 15। दूसरे केस की बात करेंगे। दूसरे केस में m की जगह पर हमें कुछ नहीं लिखना, k की जगह पर हम 18 गुना 15 लिखेंगे और d की जगह पर दूसरे केस में d कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। जब हम यहाँ से m इज इक्वल टू देखेंगे तो 3 पचे 15, 2 पंचे 10 और 2 नमा 18, यानी कि m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27। इसका मतलब ये होगा कि 27 आदमी की ज़रूरत होगी। अगर इस काम को हमें 10 दिनों में कंप्लीट करना है तो ये हमें कितने लोगों की आवश्यकता होगी, 27 लोगों की। 27 लोग मिलकर के इस काम को 10 दिनों में कंप्लीट कर पाएंगे। ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये था पहला तरीका, बिल्कुल बेसिक सा तरीका था, समझ में भी आ गया होगा। दूसरा तरीका देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अभी अभी हमने देखा कि जब दो चीज़ें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी तो हम उसके क्या लिख सकते हैं, दोनों क्वांटिटी के मल्टीपल को एक साथ लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा 18, ये क्वांटिटी ए है और ये क्वांटिटी दूसरी है, पहली क्वांटिटी है और ये दूसरी क्वांटिटी है x इज टू वाई। ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा कि पहली क्वांटिटी के गुना में लिखा दूसरा क्वांटिटी, 18 गुना 15 लिख दिया और दूसरी क्वांटिटी के जगह पर हमें पता नहीं है तो यहाँ पर m लिख दिया, m फॉर मैन, और लिख दिया यहाँ पर 10। इसको भी जब हमने सॉल्व किया तो m इज इक्वल टू यहाँ से आएगा 27 डेज। ईजी सा क्वेश्चन था, ये भी समझ में आ गया होगा। तरीका बेसिकली हमें सीखना है। तीसरा तरीका भी देख सकते हैं। तीसरा तरीका देखने के लिए हम डायरेक्ट ऊपर से ही सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। चलिए नीचे ही लिखते हैं। अभी देखिए 18 मैन था काम करने के लिए और टाइम लग रहे थे इनको 15। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 दिन में ख़त्म करना है, कितना आदमी लगेगा। देखिए किस रेशियो में ये चेंज हो रहा है, ये हो रहा है 6:5 के रेशियो में। सॉरी, हाँ ये चीज़ें देखिए किस हिसाब से चेंज हो रहा है, तो कितने गुना लग रहे हैं, कितना गुना हो रहा है ये देखना है। 18 था तो 15 लग रहे थे, यानी कि 18/15 यानी कि 6/5। अब यहाँ पर अगर हमें क्वेश्चन में कुछ चेंजेज आए, 18 गुना 15, ठीक है। तो यहाँ पर एक मिनट उल्टे साइड में हम कर रहे हैं। देखो क्वांटिटी चेंज हो गई, ये गलत लिखा मैंने। चलो देखो एक बार वापस, यहाँ पर क्या है, देखो ये क्वांटिटी 1 थी और ये क्वांटिटी 2 है, ठीक है। देखो क्वांटिटी 2 में जो क्वांटिटी 1 में चेंजेज होंगे उसका इन्वर्स यहाँ पर दिखेगा, यानी कि क्वांटिटी 2 में जैसे चेंजेज होंगे इसी का इन्वर्स क्वांटिटी 1 में भी देखने को मिलेगा हमें। देखो पहले क्वांटिटी में कितना है, 5 दूनी 10, यानी 3 पचे 15 और 2, यानी 3:2 के रेशियो में आया, यानी पहले 3 था और अभी 2 होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर 3:2 है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 2:3 होना चाहिए क्या। ये चीज़ें समझना, यही चीज़ें हमने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। देखो एक साइड अगर 3:2 है तो दूसरे साइड क्या होगा, 2:3 होगा। जिस तरह से जिस रेशियो में एक साइड घटेगा उसी रेशियो में दूसरे साइड क्या होगा, बढ़ रहा होगा। अगर इस साइड 3:2 के रेशियो में घट रहा है तो इस साइड क्या होगा, 2:3 के रेशियो में ये चीज़ें बढ़ रही होगी। अब देखो 2 का वैल्यू है 18, तो 3 का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो यहाँ से हम इजीली कह सकते हैं कि 27 मैन की ज़रूरत होगी अगर इस काम को हमें 10 दिन में कंप्लीट करना है। तो ये चीज़ें समझ में आई होगी, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें थी। थोड़ी सी वो क्वांटिटी को लेकर के इशू हुई थी, है ना, बिल्कुल ये सिंपल सा था। अगला देखिए, अगला टाइप ये था जॉइंट वेरिएशन है। जॉइंट वेरिएशन क्या होता है, ये चीज़ें देखिए, नाम से पता चल रहा है जॉइंट। जॉइंट इट मीन्स जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी इनवर्स, इन दोनों का मिश्रण हो, या फिर हो सकता है कि डायरेक्ट और डायरेक्ट का ही मिश्रण रहा हो। 2 डायरेक्ट हो सकते हैं, 2 इन्वर्स भी हो सकते हैं, और 1 डायरेक्ट 1 इन्वर्स भी हो सकते हैं, या फिर अगर और भी क्वांटिटी हो तो ऐसे भी हो सकते हैं। जॉइंट वेरिएशन इट मीन्स मिनिमम 3 क्वांटिटी होंगे हमारे पास। मान लीजिए 3 क्वांटिटी कौन कौन से हैं, x, y और z। ये 3 क्वांटिटी हैं हमारे पास। देखिए इसमें 3 केस तब बन सकते हैं। पहला केस ऐसा माना, देखिए ऐसा लिखा हुआ है कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। अब ये चीज़ें मैं इस तरह से डायरेक्टली लिखता हूँ कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y।
इसका क्या मतलब होगा कि x अगर बढ़ेगा तो y बढ़ेगा। इस कंडीशन में ऐसा बता दिया जाएगा कि z इज कांस्टेंट। हमने देखा कि z अगर कांस्टेंट रहेगा तो z का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये इसमें पहला केस दिया। दूसरा केस दिया होगा x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, और इस केस में बता देगा y इज कांस्टेंट। समझ में आया? इस चीज में ऐसा बता दिया जाएगा कि y इज कांस्टेंट। तो इसी चीज को हम फाइनली मर्ज करके क्या लिखेंगे आप बताओ? x y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, x z के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा और x बढ़ेगा तो z भी बढ़ेगा। तो या तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे कह सकते हैं x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y इंटू z। ये सिंपल सी चीज़ें, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं। आप बताओ कि अगर x के मान में बढ़ा है, x के मान को अगर हमने चेंज किया तो y के मान में भी चेंज आएंगे। ये चीज़ें तो पता है, यही चीज़ें वेरिएशन है। अब x के अगर मान को अगर हमने बढ़ाया और y के मान में भी वृद्धि हुई तो ये चीज़ें बताती है कि ये चीज़ें डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। और x के मान के बढ़ाने के साथ अगर z में भी वैसी वृद्धि हो रही हो तो ये चीज़ें भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इन दोनों को एक साथ अगर मिला करके अगर हमने लिखा तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y z लिख सकते हैं क्या? ये चीज़ें समझ में आई? ये पहला कंडीशन। दूसरा केस ऐसा बन सकता है कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y दे दिया जाए, z को बोल दिया जाए z इज कांस्टेंट। दूसरा केस ऐसा होगा कि x इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बोल दिया जाए, और इस केस में बोल दिया जाए कि y कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, ऐसा बोल दिया जाए। तो इस केस में कैसे बनेगा? देखिए, इन दोनों को जब हम मर्ज करेंगे तो अब बताओ x y के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, तो x अगर y के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो y तो ऊपर रहेगा, और z के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो z क्या होगा? 1/z लिखेंगे इसको। इसका मतलब हो गया कि इसी चीज को हम लिखेंगे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y/z, या फिर इसी को कहेंगे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू z। ये था इस क्वेश्चन को मतलब इस केस का दूसरा तरीका, मतलब जॉइंट वेरिएशन का ये दूसरा केस। तीसरा केस क्या हो सकता है? अगर सिर्फ तीन क्वांटिटी की अगर हम यहाँ बात करें तो उस पर बेस हम बता रहे हैं कि अगर तीन क्वांटिटी की बात करें तो उस केस में ऐसे तीन स्थिति आएंगी। देखो, पहला दिया जाए x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, और दूसरा भी इसी तरह से दे दिया जाए कि x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू z। तो इस केस में क्या बनेगा? x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y एंड z। ये केस बन करके आता है। बिल्कुल आसान सा केस था। अब इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पर अगर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर लाना चाहेंगे तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा करके इसकी जगह पर इक्वल टू और बराबर में के लिख देंगे। यही सारी चीज़ों में करेंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें थी, समझ में भी आई होंगी। इस पर बेस एक बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा कैसा जाता है। देखो, क्वेश्चन को लैंग्वेज के फॉर्म में ऐसा लिखा हुआ हो कि x वेरी करता है डायरेक्टली, x y के साथ डायरेक्टली वेरी करता है और z के साथ भी वेरी करता है डायरेक्टली। तो इसी चीज़ को हम शॉर्ट में लिखेंगे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एंड z। एक ऐसा कंडीशन हमें दे दिया है कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एंड z, x y और z के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, डायरेक्टली वेरी करता है। जैसे जैसे x बढ़ेगा y और z भी वैसे वैसे बढ़ेंगे। तो इसमें दिया हुआ है केस कि जब x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2, तब z इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 6 होता है। तो हमें पूछा गया है x का मान क्या होगा जब y का मान 8 और z का मान 36 होगा। z का मान 36 है, y का मान 8 है, तो x के मान को बता दो आप। ये चीज़ें हमसे पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे आप ये देखना। देखो, x इज इक्वल टू के इंटू में y, यहाँ पर y और z, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर y होगा, y इंटू z। ये चीज़ें समझनी। x इज इक्वल टू वाई, के इंटू वाई इंटू जेड। अब यहाँ से x की वैल्यू पहले केस से निकालेंगे हम 3, k की वैल्यू हमें पता नहीं, निकालनी है पहले केस से, हमें k की वैल्यू निकालनी है। और y की जगह पर हमने लिखा 2 और z की जगह पर हमने लिखा 6। यहाँ से k की वैल्यू हमें बताए, k इज इक्वल टू हमें दिख रहा है 1/4, 6 दूनी 12, 3 चौके 12, तो k की वैल्यू हमें पता चल गई 1/4। देखिए यहाँ से दूसरे कंडीशन में आते हैं, x का मान हमें निकालना है तो x को यूं ही रख दिया, k की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली 1/4 रखा, y की वैल्यू हमें दे रखी है 8 और z की वैल्यू हमें दे रखी है 36।
तो देखिए 4 नामा 36 और यहाँ से पता चल गया x इज इक्वल टू 4 दूनी 8, 36 दूनी 72। यहाँ से हमें पता चल गया x कितनी होगी, 72 होगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, 72। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। जॉइंट वेरिएशन पर अगर क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल इस तरह से क्वेश्चन होगा, भले ही उस चीज़ को हमें लैंग्वेज के फॉर्म में उसने लिखा होगा, बट फाइनली क्वेश्चन सॉल्व इस तरह से होगी। ठीक है, तो ये थे बिल्कुल कॉन्सेप्ट थे सारे वेरिएशन के, कंप्लीट कॉन्सेप्ट यहाँ पर ख़त्म होते हैं। अब हम वेरिएशन पर बेस्ड इसके सारे क्वेश्चन को करेंगे, बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चन को मैंने पिक किया हुआ है इस सेशन में। तो थोड़ा सा सेशन लंबा है बट कोई नहीं, बने रहिए अंत तक। देखिए अभी क्वेश्चन के साथ है, पहला क्वेश्चन है इस सेशन का, सोने का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे। सोने के मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक है प्राइस, दूसरा है वेट। देखिए, और प्राइस किस पर डिपेंड कर रहा है, प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के स्क्वायर पर। रिलेशन कैसा है ये चीज़ों को देखना है। देखिए सोने का मूल्य उसके भार के वर्ग के, यानी जितना वेट होगा वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। किसके, प्राइस जो है समानुपाती है वर्ग के, किसके वर्ग के, तो भार के वर्ग के समानुपाती है। अब कह रहा है एक सोने को 3:2:1 के अनुपात में तोड़ करके बेचा। देखो सोना जो है 3:2:1 के अनुपात में तोड़ करके बेचा। देखो ये इसका क्या है, वेट होगा। देखो कोई भी सोना टूटा होगा तो 3:2:1 के अनुपात में टूटा होगा। इनिशियल में वो चीज़ें कितनी होगी, उस सोने की क्वांटिटी कितनी, उस सोने का वजन कितना होगा। अगर सबसे कम वजन मानो तो 3, 2, 5, 1, 6। देखो सबसे कम मान लो कि उसका वेट 6, कुछ भी मान लो 6 यूनिट था। अगर उसका वेट 6 यूनिट था और वो चीज़ क्या है, टूट गई किस रेशियो में टूटी, तो 3:2:1 के रेशियो में टूटी। एक पार्ट उसका 3 यूनिट का बना, दूसरा पार्ट उसका 2 यूनिट का बना और तीसरा पार्ट उसका 1 यूनिट का बना। अब कह रहा है कि ये तो वेट है, अगर इसके प्राइस की बात करें तो प्राइस किसके प्रोपोर्शनल होगा, इसके वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो पहले हम प्राइस से पहले इसका स्क्वायर निकाल करके देख लेते हैं कि जब टूट गया, जब सोना टूट गया उसके बाद उसकी प्राइस कितनी रह जाएगी, उसका पहले वेट निकाल लेते हैं। देखो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये 3 का स्क्वायर लिखा, फिर 2 का स्क्वायर लिखा, फिर 1 का स्क्वायर लिखा 1। देखो तो अब कितनी यूनिट रह गई, 9, 4, 13, 1, 14 यूनिट। ये 14 यूनिट क्यों रहा, क्योंकि हमें बोला गया है कि सोने का मूल्य जो है उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। तो जो भार था, भार का वर्ग हमने निकाल लिया, वर्ग निकाला तो वर्ग कितना हो गया, 14 यूनिट। यानी कि ये 14 यूनिट के क्या होगा, अब समानुपाती। देखो तो पहले इनिशियल में वो कितना था, उसका वेट 6 यूनिट। 6 यूनिट के हिसाब से तो होगा नहीं, क्योंकि इसके स्क्वायर के समानुपाती है उसका प्राइस। तो स्टार्टिंग में उसका वेट कितना था, 36। अब देखो प्राइस किसके हिसाब से था, 36 के हिसाब से, और अब मेरे पास बचा कितना यूनिट, 14 यूनिट। तो लॉस कितने यूनिट का हुआ, पहले 36 यूनिट था, अब 14 यूनिट बचा मेरे पास। तो इस 22 यूनिट का क्या हो गया, लॉस हो गया हमें। पहले वेट था उसका, पहले वेट देखो वेट तो 6 था, लेकिन उसका जो प्राइस था उसके वेट के स्क्वायर के टर्म में मिलता, हमें उसके स्क्वायर के समानुपात के हिसाब से मिलता, उसके उसी रेशियो में मिलता जिस हिसाब से उसके इस वेट का स्क्वायर था। तो पहले 6 यूनिट था, 6 का स्क्वायर किया हमने 36, इसका मतलब 36 के हिसाब से हमें पैसे मिलने थे। लेकिन जब वो टूट गया तो टूटने के बाद उसका वेट कम हो गया, वेट कम होकर के कितना बना, 14 यूनिट। तो इसका मतलब अब पैसा पहले 36 यूनिट का मिलता था और अब हमें 14 यूनिट का मिलेगा, मतलब 22 यूनिट का नुकसान हो गया ना। इसी नुकसान को बोल रहा है कि देखिए 4840 रुपया कम में मतलब बेचा, या इसका मतलब 22 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 4840। क्वेश्चन में पूछ रहा है बिना टूटे हुए सोने का मूल्य क्या है, 36 की वैल्यू पूछी जा रही है। इस 36 यूनिट की वैल्यू बता दो आप। इस 36 यूनिट की वैल्यू को निकालने का दो तरीका होगा, यहाँ से या तो इसको रेशियो के फॉर्म में लिख लें या फिर हम इसको सॉल्व करें एक एक नियम से। देखो तो डायरेक्ट 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484, ये चीज़ें याद रही। देखो 36 दूनी 72, 36 दूनी 72 और 2 74, 7420 रुपया इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
7400 है, 36, 36 दूनी 72, 7, 36 दूनी 72 और 7 79, 7920, 7920 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। तो चलो इस टाइप के और भी क्वेश्चन हैं, चलो उसको देखते हैं, समझते हैं। देखो हीरे का मूल्य जो है उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। 10 ग्राम का हीरा था, 1600 रुपया उसका मूल्य था। इसके दो टुकड़े में टूट गए, 2:3 के अनुपात में। देखो 2:3 के रेशियो में टूटा। इनिशियल में क्वांटिटी कितना रहा होगा, 5। अगर इसी दोनों का सम, देखो ये चीज़ें अगर 10 लिखी होती यहाँ पर स्टार्टिंग में, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 ग्राम का हीरा, अगर हम इसको 10 ग्राम करते तो ये किस रेशियो में टूटता, 4 और 6 में। देखो ऐसा लिखा हुआ। इन दिनों से इन दोनों को सॉल्व करने से कोई फर्क नहीं पड़ना, यहाँ पर रेशियो में चीज़ें हैं इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसके स्क्वायर के बराबर होती है, यानी 25। लेकिन ये चीज़ें जब टूट गई तो इसका वैल्यू कितना रह गया, देखो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, इसका सम कितना हो गया, 13। अब पहले स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू थी 25, अभी वैल्यू हो गई कितनी, 13। कम कितनी हुई, 12। क्वेश्चन में देखो बोला जा रहा है 10 ग्राम हीरे का मूल्य 1600 रुपया था, यानी कि पहले जो स्टार्टिंग में था इसका वैल्यू कितना था, 1600 रुपया। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कितनी कमी आ जाएगी, कमी कितनी आएगी, जितना रुपया का नुकसान होगा। नुकसान कितने का दिख रहा है, 12 का। अब बोलो 25 की वैल्यू 1600, तो 12 की वैल्यू क्या होगी। चलो सारे ऑप्शन क्लोज है। 16 चौके 64, यानी कि 12 गुना जो 64 होगा इस चीज़ का वही आंसर होगा। देखो 12 चौके 72 और 12 चौके 48, 72 768, 768 रुपीज़। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना, 25 की वैल्यू है 1600 रुपया, तो 12 की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से इसको सॉल्व करना, तो देखना ये 64 होगा। अब 1 की वैल्यू हो गई ये 64, तो 12 की वैल्यू 12 गुना 64, तो 12 गुना 64 होता है 768। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 768 रुपया हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, समझना। देखो ये क्वेश्चन देखो, एक दिल के टूटने पर उसके भावनाओं का अनुपात 1:2:3:4 हो जाता है। दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिल के टूटने पर 700 रुपये का नुकसान हुआ, तो दिल की मूल कीमत क्या थी ये बताना है हमें। तो पहले ये देखो कि दिल जब टूटा उससे पहले भावना कितनी थी, जो फीलिंग्स थी पहले वो देख लो कितनी थी। देखो टूटी किस रेशियो में, पहले ये देख लेते हैं, 1:2:3:4। इस रेशियो में ये चीज़ें क्या हो गई, टूट गई। तो इसका देखो इनिशियल में कितना था, सम कितना था, 10, 4 3 7 2 9 1 10। स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू कितनी थी, इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शन में। देखो प्रोपोर्शन किस चीज़ का कह रहा है, दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। ये सारी जो फीलिंग्स थी, फीलिंग्स के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में था। देखो इस 4 का स्क्वायर कितना, 16, 3 का स्क्वायर कितना, 9, 2 का स्क्वायर कितना, 4, इस 1 का स्क्वायर कितना, 1, 16 9 25 4 29 और 1 30। देखो जब दिल टूट गया तो उसके बाद फीलिंग्स की वैल्यू कितनी रह गई, 30। जब दिल नहीं टूटा था उस टाइम फीलिंग्स की वैल्यू कितनी थी, 100। यानी कि टूटने के बाद कितने चेंजेज आए, 70। 70 की क्या आई, कमी आई। इस 70 की कमी का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, देखना 700 रुपया। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दिल की मूल कीमत क्या थी, मूल कीमत कितनी होनी चाहिए थी, इस 100 की वैल्यू पूछी जा रही। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताना। देखो 70 से यहाँ पर 1 शून्य एक्स्ट्रा चिपकाया है, यहाँ पर भी 1 शून्य एक्स्ट्रा चिपका देंगे तो हो जाएगा 1000 रुपया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए भी हैं एग्जाम में, ठीक है। अगला देखो इस क्वेश्चन को, एक बहुमूल्य पत्थर है, पत्थर का मूल्य है 7290 रुपये। यदि वह पत्थर 3 टुकड़ों में टूट जाता है, टूटता है किस अनुपात में, देखो 2:3:4, 2:3:4 के अनुपात में ये पत्थर क्या होता है, टूट जाता है। टूटने के बाद उसके वजन का घन का अनुपाती हो जाता है, घनानुपाती हो जाता है। समानुपात तो है लेकिन घन के अनुपात में वो चेंज होता है, यानी कि क्यूब के फॉर्म में। देखो पहले सम कितना था इसका भाई, 2 3 4, 4 3 7 2 9। अब जो इसकी वैल्यू है वो कितनी है, इसके क्यूब के फॉर्म में होनी चाहिए। अभी तक हमने पढ़ा था स्क्वायर के टर्म में, अब ये है क्यूब। तो 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8, 27 और 8 35, 35 और 60 95, 95 और 4 99। 99 की क्वेश्चन में
अभी जब ये टूट गया हीरा टूटने के बाद उसकी वैल्यू रह गई 99। हीरा के टूटने से पहले हीरे की वैल्यू कितनी थी? 729। हीरा के टूटने से पहले हीरा की वैल्यू थी 729 और टूटने के बाद वैल्यू बच करके रह गई उसकी कितनी? 99। अब क्वेश्चन में दिया हुआ यदि पत्थर के मूल्य तो टूटने के कारण हुई क्षति को बताइए। अब बताओ, पहले स्टार्टिंग में थी 72,729 और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 7290 रुपया। क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्षति को बताने, यानी कि इस दोनों के बीच में कितना अंतर रहा? पहले दाम था 729, अब रह गया वो 99, तो नुकसान कितने का हुआ? देखो तो 9 में 9 0, 72 माइनस 9 63, 729 रुपये की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है हमको। स्टार्टिंग में देखना पड़ना, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में वैल्यू दे रखी है कि इसका इनिशियल प्राइस जो था वो था 7290 और 7290 की इसका वैल्यू दिया हुआ है 729 का, क्योंकि 729 तो इनिशियल वेट था ना इसका 729 का वैल्यू दे रखा है 7290, यानी 1 शून्य एक्स्ट्रा चिपकाया। क्वेश्चन में हमसे 630 की वैल्यू पूछा है तो 630 में भी हम 1 शून्य एक्स्ट्रा चिपका देंगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? ये था बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन इस टाइप पर बेस्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन भी देखो उसी तरह से कह रहा है कि हीरे का दाम जो है उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। भार के वर्ग के, देखो पहले कंडीशन में देखो दिया हुआ है कि 5, पहले कंडीशन में दिया हुआ है कि 5 कैरेट है, तो इसका वेट कितना रहा होगा? भार कितना का स्क्वायर कितना रहा होगा? 25। इस 25 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 225। इस 25 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 225। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 9 कैरेट अगर हीरा होता तो 9 कैरेट अगर हीरा होता तो उसका वेट कितना होता है? 81। 25 का वैल्यू 225, तो 9 से मल्टीप्लाई किया है। 81 का अगर मल्टीपल देखेंगे 9 से तो कितना हो जाएगा? 729। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 729 रुपया, 729 रुपीज़। ठीक, सेम क्वेश्चन था। अगला देखो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन उसी का एक स्टेप एक्स्ट्रा लेकर के बनाया हुआ ये क्वेश्चन है। प्लाई बोर्ड की कीमत है उसके वजन, प्लाई बोर्ड की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। प्लाई बोर्ड 3 भागों में टूट जाता है जिसके वजन का अनुपात 9:2:1 है। यदि प्लाई बोर्ड 7:3:2 के अनुपात में टूटा होता है, देखो 2 केस दिया हुआ है यहाँ पर। पहला केस ऐसा दिया हुआ है कि 9:2:1 के अनुपात में टूटा। अगर कह रहा है दूसरा कि 7:3:2 के अनुपात में टूटा होता, अगर इस अनुपात में टूटा होता, 7:3:2 के अनुपात में टूटा होता तो क्या होता? तो देखो इस केस में इसका वेट देखो तो 9 2 11 1 12, 7 3 10 2 12, दोनों केस में बराबर है तो कोई इशू नहीं ज़्यादा। देखो दोनों के केस में सम कितना है? 12। इनिशियल उसकी जो वेट हो रही होगी कितनी रही होगी? 144, मतलब वैल्यू जो रही होगी उसका 144 के हिसाब से रही होगी। लेकिन 2 केस दिया हुआ टूटने का, तो पहले केस में देखो स्क्वायर के टर्म में ही सारे टूट रहे हैं, तो 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 81, 4 85 और 1 86, यानी कि पहला कंडीशन था जिसके हिसाब को अगर फॉलो कर रहे हैं तो 86 यूनिट बन रहा था। दूसरा कंडीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर इस अनुपात में टूटा होता, यानी 49, 9 और 4, 9 4 13, 13 और 9 22, 4 2 6 62। देखो दूसरे कंडीशन के हिसाब से अगर टूटा होता तो सिर्फ 62 यूनिट बचता उसके पास। अनुपात, अगर इस अनुपात में टूटा होता तो 448 रुपये की अतिरिक्त हानि होती। देखो अगर पहले वाले अनुपात में टूट रहा था तो 86 रुपया उस चीज़ का दाम बच रहा था। दाम तो एक्चुअल में 144 था, 144 रुपया उसका टोटल दाम था, लेकिन जब वो 9:2:1 के अनुपात में टूटा तो उसका दाम 86 रुपया रह गया। अगर वह 7:3:2 के अनुपात में टूटा तो दाम देखो और कम होकर के दाम 62 रुपया रह गया। देखो कितने रुपये का और ज़्यादा हानि हुआ। पहले 86 रुपया में बिक रहा था, अभी 62 रुपया में बिक रहा है, तो हानि कितने रुपये का दिख रहा है? 24 रुपये का। ये एक्स्ट्रा हानि दिख रहा है। 144 तो उसकी मूल कीमत थी, पहले कंडीशन में टूटा तो हानि हो ही गई, लेकिन कह रहा है अगर इस तरह से ना टूट करके इस तरह से टूटा होता तो उसको दिख रहा है हमें कि और हानि हो रही। इसी और हानि की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 448 रुपया। 24 की वैल्यू है 448, 24 1 24, चलो ये चीज़ें कट नहीं रही है। 24 की वैल्यू दे रखी 448 और क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है प्लाई बोर्ड की वास्तविक कीमत बताइए। वास्तविक कीमत कितनी है? देखो 144, 144 की वैल्यू पूछी जा रही है। 24 छके 144, तो इतना गुना 6 जो होगा वही होगा आंसर। अब देखो 8 छके 48, 2 ऑप्शन दिख रहे हैं और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर।
क्योंकि 448 दूनी तो इससे अधिक हो जा रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ बी रहा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व भी करेंगे तो यही आएगा 2688। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2688 रुपया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही था तरीका। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता। दो कंडीशन दे रखी थी। पहली कंडीशन थी 9:2:1 में टूट गया है, टूट गया तो उसका दाम कितना हो जाएगा 86। सिर्फ दाम देख लो, तो यहाँ पर दाम ही डायरेक्ट बोला मैंने, डायरेक्ट दाम देख लेना 86 रुपया। दूसरा कंडीशन में कहता है कि अगर इस हिसाब से ना टूट करके 7:3:2 के अनुपात में टूटा होता तब दाम इस हिसाब से हो जाता 62। अब कह रहा है कि इसका रियल वैल्यू तो कितना था 144। पहले कंडीशन में भी उसको नुकसान हो रहा था, पहले टूट गया तो नुकसान होगा, नुकसान हुआ तो पहले कंडीशन में फिर भी ठीक है कम नुकसान था, लेकिन दूसरे कंडीशन में अगर टूटा होता तो और ज़्यादा नुकसान होता। तो वही क्वेश्चन में और जो ज़्यादा नुकसान हुआ इसी क्वेश्चन में जो उसी की वैल्यू दे रखी है कि 448 रुपया और अतिरिक्त हानि होती। तो यानी 24 की वैल्यू 448 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ओरिजिनल प्राइस कितनी थी? ओरिजिनल 144 की वैल्यू निकाल दी हमने, 144 की वैल्यू निकाली तो हमारा आंसर हो गया 2688। ठीक है, अगला देखिए, ए बी के घन का व्युत्क्रमानुपाती है। ए बी के घन का व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती है मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेसिप्रोकल है। ठीक है, A इज रेसिप्रोकल ऑफ द क्यूब ऑफ B। इसको हम किस तरह से लिखेंगे? A इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B क्यूब। जब हम इसको डायरेक्टली लिखेंगे तो लिखेंगे A इज इक्वल टू K/B क्यूब, यही चीज़ लिखेंगे। अब देखिए दो कंडीशन बनेंगी, इसमें दो कंडीशन दिया हुआ है। पहला दिया है जब A का मान 2 है, A का मान हमने 2 रख दिया, K का मान हमें पहले पता नहीं होता है, पहले K का मान निकालते, तो B का मान कह रहा है 3 है, तो 3 3 9 3 27 डायरेक्ट लिख दिया हमने। यहाँ से हमें K की वैल्यू पता चली 54। दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि A का मान अगर 27/32 है, A की जगह पर हम लिख दिया 27 और बटे में लिख दिया हमने 32 इज इक्वल टू K। K की वैल्यू भी डायरेक्ट हम 54 लिख दें। K की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली 54, तो यहाँ लिख दीजिए और अपॉन में B क्यूब लिख दिया हमने। 27 दूनी 54, यहाँ से B की वैल्यू देखिए 32 दूनी 64, और 64 किसका क्यूब रूट होता है? 64 किसका क्यूब रूट होता है? 4 का। सॉरी, 64 का क्यूब रूट क्या होता है? 4, यानी 64 4 का क्यूब होता है। सॉरी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, अगला देखिए, ये भी आसान सा क्वेश्चन बिल्कुल उसी पर बेस्ड है। थोड़े से तेजी से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक्स वाई के वर्गमूल के व्युत्क्रम के अनुसार, वाई के वर्गमूल के व्युत्क्रम के अनुसार विचरित करता है, यानी कि एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ वाई। ठीक है, या स्क्वायर रूट ऑफ वाई। एक्स वेरीज अकॉर्डिंग टू द म्यूचुअल स्क्वायर ऑफ, ये यहाँ पर स्क्वायर नहीं स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट ऑफ वाई एंड वाई इज इक्वल टू अंडर। ये देखो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो एक्स इज इक्वल टू के अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई लिखेंगे। ठीक है, पहला कंडीशन पढ़ना। पहले कंडीशन में दिया हुआ है एक्स बराबर 9, के अपॉन में अंडर रूट ऑफ 81। यहाँ से हमें के की वैल्यू पता चल गई 81। जब y इज इक्वल टू 9 हो, k की वैल्यू हमने डायरेक्ट लिखा और y की वैल्यू हमने लिख दिया 9। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमसे क्वेश्चन में पूछा x का मान बताओ। देखो ये 3 से 27 बार में कट जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 27। ऑप्शन नंबर बी। आसानी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं इस पर बेस्ड, बट देखो बाद में कुछ दिख जाए तो। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? x इज इक्वल टू 27। ठीक, p Q के वर्ग के अनुलोम परिवर्तित होता है। देखो अनुलोम मतलब समानुपाती, ठीक, प्रतिलोम मीन्स व्युत्क्रमानुपाती। P Q के वर्ग के अनुलोम, P Q के वर्ग के अनुलोम परिवर्तित होता है। ये लैंग्वेज को बस इस फॉर्म में लिखना था। इस फॉर्म में लिखने के बाद कोई चेंजेस मतलब कोई भी अलग काम नहीं करना होता है। इसी पर बेस हमने अभी तक सारे क्वेश्चन किए हैं, तो यहाँ पर इसको भी डायरेक्ट लिखेंगे हम के क्यू स्क्वायर। अब देखो P की वैल्यू 1 है, Q की वैल्यू 2 है, यानी कि ये 4 होगी। यहाँ से K की वैल्यू देखना 1/4 हो जाएगी। अगला देखना, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि यदि Q की वैल्यू 6 हो जाए तो P इज इक्वल टू नहीं पता है, 1/4 लिख दिया हमने K की जगह पर, और Q की वैल्यू क्वेश्चन में इस बार 6 दे रखी है, यानी कि ये 36 हो जाएगी। यहाँ से P की वैल्यू निकालने बोल रहा है तो सिंपल सा हो जाएगा P इज इक्वल टू 9। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला देखो, यदि x y² -1 के प्रतिलोम, यहाँ पर देखो प्रतिलोम आया मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल की ये बात कर रहा है। यदि x y² -1 के
प्रतिलोमतः विचरण करता है, यानी कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर माइनस 1, ठीक। और इस कंडीशन में x इज इक्वल टू के अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे हम। और x की जगह पर हमें क्या लिखा हुआ है, यदि x इसके प्रतिलोमतः विचरण करता है और y बराबर 10 की स्थिति में उसका मान मतलब x का मान, यानी x की वैल्यू 24 दे रखी है जब y का मान 10 होता है, यानी कि 10 का स्क्वायर और माइनस 1। यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल करके लाए 24 इंटू में 10 का स्क्वायर माइनस 99। देखो इसको सॉल्व नहीं करना, ये हो सकता है आगे जाकर के कुछ ना कुछ कटे, ऐसी वैल्यू तभी आई हुई है। और देखो सिंपल सा फॉर्म में दिख रहा है, तो इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम डायरेक्ट यहीं पर ऐसे छोड़ देते हैं। फिर अगला सॉल्व करते हैं हम। तो देखो x का मान ही पूछा जा रहा है, तो x इज इक्वल टू वाई के वैल्यू देखो यहाँ पर दे रखी है कि y की वैल्यू 5 होनी चाहिए। तो पहले k की वैल्यू लिख लेते हैं 24 गुना 99, और बटे में देखना यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 1 यानी 5 स्क्वायर माइनस 1, 5 स्क्वायर माइनस 1 को डायरेक्ट 24 लिखें क्या। और x इज इक्वल टू देखो ये 24 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना बचा 99। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक। अगला देखना, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब के समानुपाती है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब के समानुपाती है। इसी को हमने लिखा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई क्यूब। यदि x इज इक्वल टू 6 यानी 6 स्क्वायर इज इक्वल टू के, और y का क्यूब यानी 3 का क्यूब y हम, ठीक है। तो निम्नलिखित में से ठीक संबंध कौन सा होगा, चलो ठीक है। देखो यहाँ से k की वैल्यू क्या रखी है हमने, 6 का स्क्वायर कितना 36, k इंटू में 27, 9 तिया 27, 9 चौके 36, यानी कि k की वैल्यू यहाँ से देखो दिख रही है हमें 4/3। अब इस k की वैल्यू को यहाँ पर अगर हम पुट कर देंगे तो x और y के बीच का रिलेशन आ जाएगा। k की वैल्यू को पुट करो तो देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 के वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर सॉरी k की वैल्यू हमने रख दी 4/3। अब देखो यहाँ से लिखा हमने 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, और यहाँ पर ये क्यूब है 4y क्यूब। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y क्यूब, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y क्यूब। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। अगला देखो, ए सी के समानुपाती है, डायरेक्ट लिखेंगे ए सी के समानुपाती है, बी सी के समानुपाती है, बी भी सी के समानुपाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन, देखो ए भी समानुपाती सी के, बी भी समानुपाती सी के, तो ए भी समानुपाती होगा किसके, सी के। सिंपल है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। इस टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन भी हमने देखा था, डायरेक्टली हम देखा था, रिजल्ट भी देखा था जब हम लोग ज्वाइंट वेरिएशन पढ़ रहे थे तब, ठीक है। देखो ये देखो, ए बी का समानुपाती जब सी नियत यानी कि सी कांस्टेंट है, ए बी का समानुपाती है, इसको लिखेंगे हम ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। यहाँ पर सी लिख दिया हमने, क्या है कांस्टेंट। देखो जब सी तथा सी का व्युत्क्रमानुपाती है, सी का व्युत्क्रमानुपाती है, सी का ये व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ पर बी क्या है, नियत है, यानी बी क्या है कांस्टेंट है, हमने लिख दिया। अब ए बी सी का मान क्रमशः देखो, पहले इसके हम ज्वाइंट लिख देते हैं। ज्वाइंट अगर रिलेशन हम देखेंगे इसका, तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी बाय सी लिखेंगे। यहाँ से हम ए इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय बी बाय सी ऐसा लिखेंगे हम। अब देखो ये हमारे पास रिजल्ट रहा, और इसी में अब सिर्फ हमें क्या रहा, वैल्यू पुट करना है। देखो लिखा हुआ है कि पहले केस में ए बी सी का मान क्रमशः 40, 12 तथा 15 रहा। ए की जगह पर 40 रखो, के पता नहीं, बी का वैल्यू 12 और सी का वैल्यू 15। देखो 4 तिया 12, 5 तिया 15, 4 गुना 10 40, यहाँ से के का मान 50, ठीक, आसान था। अब दूसरे केस में कह रहा है कि जब बी तथा सी का मान 45 तथा 90 होगा तो ए का मान बता दो आप। ए का मान निकालना है, के की मान 50, बी का मान कितना 45 और सी का मान कितना 90। 45 दूनी 90, 2 से ये कट जाएगा 25 बार में, और ए की वैल्यू आ जाएगी सिंपल सी 25। देखो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। ए की वैल्यू थी 25, आंसर आ जाएगा। आगे देखो, पी का मान क्यू तथा आर के, पी का मान क्यू तथा आर के गुणनफल के व्युत्क्रमानुसार परिवर्तित होता है। व्युत्क्रमानुपाती के हिसाब से मतलब ये चीजें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, है ना। देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पी के।
P का मान Q तथा R के गुणनफल के व्युत्क्रमानुसार परिवर्तित होता है जब Q इज इक्वल टू 6। पहले इसको सॉल्व कर दो, K बाय क्यू आर ऐसा लिखा हमने। जब Q इज इक्वल टू 6 तथा R इज इक्वल टू 12 तो P इज इक्वल टू होता है 75। यहाँ से K की वैल्यू निकल जाएगी क्या? देखो K इज इक्वल टू हमने लिखा 75 गुना 12 गुना 6 72। तदनुसार Q इज इक्वल टू 5 तो P का मान पूछा जा रहा है। P इज इक्वल टू, देखो K की जगह पर हम डायरेक्ट यहाँ पर 75 गुना 72 लिखेंगे और Q की जगह पर हमने लिखा 5 और R की जगह पर हमने लिखा 10। ठीक, अब देखो 5 से 15 बार में, 3 पचे 15, 2 पंचे 10 और ये 36 बार में, और ये 36 दिया 108। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर कि P की वैल्यू पूछी जा रही थी और P की वैल्यू 108। ठीक, आसान था ये भी। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार वलय का भार उसकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। ठीक है, ये भी आसान है। वृत्ताकार वलय का भार जो पूछा जा रहा है, वलय का भार यानी कि वेट उसके त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती, त्रिज्या जो होगा उसके वर्ग के समानुपाती है, जबकि मोटाई स्थिर है। यहाँ पर क्या है, थिकनेस जो होगी ना उसकी वो कांस्टेंट दे रखी है। ठीक है, हमने बना लिया। दूसरा कंडीशन है वलय की मोटाई, वलय का भार मोटाई का समानुपाती है, यानी कि थिकनेस का भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस चीज का डायरेक्ट रिजल्ट हमने क्या लिखा, R² इंटू टी। यहाँ पर देखो R इसके रेडियस को बता रहा है, W इसके वेट को बता रहा है और T इसके थिकनेस को बता रहा है, मोटाई को बता रहा है। जब हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे W इज इक्वल टू लिखेंगे हम KR² इंटू टी। देखो लैंग्वेज में ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, बट क्वेश्चन के कहने का सेंस बस इतना सा था। यहाँ तक का क्वेश्चन इतना सही है कि W इज इक्वल टू KR² इंटू टी। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्वेश्चन बस सिर्फ इतना सा कह रहा है। ठीक है, अब देखो यदि दो वृत्ताकार वलय है कि मोटाई में 9:8 का अनुपात है तथा पहला वलय का भार दूसरे वलय के भार से दुगुना है। देखो यहाँ से एक थोड़ा सा इसमें चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। अभी तक हर एक टाइप में दो करके सॉल्व कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा चीज इसको स्पीड करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो K का वैल्यू निकालना। K का वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे आप बताओ, W/R² इंटू टी। देखो इसी चीज़ को हमने ऐसे भी लिखने बताया कि W1/R1² इंटू टी बराबर में W2/R2² इंटू T2, ऐसा लिख सकते हैं ना। यही चीज़ें तो हमने पहले भी पढ़ी है ना, इस टाइप से लिखेंगे और सब चीज़, इस सब का वैल्यू किसके बराबर होगा, इसी कांस्टेंट के बराबर होगा। तो अब हम डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से देखो किस तरह से पुट करते हैं। डायरेक्ट हम इन दोनों चीज़ों को लेकर के देखते हैं, W1 W2 R1 R2 T1 T2। दो वृत्ताकार वलय की मोटाई 9:8 है, यानी थिकनेस की बात कर रही है। देखो थिकनेस दोनों तरफ यहाँ पर है, ये 9 है ये 8 है। ये पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन, पहला वलय का भार दूसरे वलय के भार से दुगुना है। भार, पहले का भार दूसरे से दुगुना है। अगर पहला का भार 2 होगा तो दूसरे का 1, यानी देखो पहले का भार दूसरे वलय के दुगुना है। ये दूसरा वलय, दूसरे वलय का अगर 1 है तो पहले वलय उससे दुगुना होगा, यानी कि ये 2 होगा। ये चीज़ें समझ में आई। और ये देखो ये R1 का स्क्वायर है और ये है R2 का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो R2/R1 का होल स्क्वायर, इस R2 को इस साइड लेकर के आ गया मैं, 8 दूनी 16 और बटे में 9। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड में क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, 4/3। क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि दोनों वलय के त्रिज्या में क्या अनुपात है। देखो R2 और R1 दोनों वलय के त्रिज्या का अनुपात क्या निकल करके आया, 4:3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ये था इस क्वेश्चन को करने का तरीका। देखो बिल्कुल बेसिक सा ही क्वेश्चन है, बट ये जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज ने थोड़ा सा इसको बड़ा बना दिया है क्वेश्चन को, कि आपको बस पढ़ने में टाइम लगेगा, बट जब इसको सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। जब हम एग्जाम में अप्रोच कर रहे होंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ लिखना नहीं, बस सिर्फ ये दो लाइन का ये स्टेप था। ये सिर्फ 2 लाइन का क्वेश्चन था और इसी 2 लाइन में इस क्वेश्चन को ख़त्म कर देना था हमें। ठीक है, समझ में आया। अगला देखो, किसी तार की जो प्रतिरोध है उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। प्रतिरोध को इंग्लिश में रेसिस्टेंस कहते हैं। रेसिस्टेंस क्या है, उसके
प्रतिरोध की लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसकी त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, त्रिज्या का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती और उसके लेंथ का अनुक्रमानुपाती है। यहाँ से अब हम इसको देखो एकदम बिल्कुल शॉर्ट में किस तरह से लिख सकते हैं। देखो अगर यहाँ से कोई कांस्टेंट टर्म के होगा, सिर्फ एक स्टेप समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये कांस्टेंट टर्म अगर यहाँ पर अगर के आएगा तो आप बताना कि R1 ये R1 और बटे में इस तरह से L लिख सकता हूँ क्या? इसी तरह से R2 इंटू R2 का स्क्वायर और अपॉन में L2 ऐसा लिख सकता हूँ क्या? इस चीज़ को आप बताओ, ये चीज़ें होंगी क्या? देखो अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला जा रहा है, दो तार है जो कि एक ही पदार्थ से बना है, इसका क्या है कि प्रतिरोध समान है। प्रतिरोध समान है मतलब रेसिस्टेंस यहाँ पर जो है वही रेसिस्टेंस यहाँ पर भी। सिर्फ वैल्यू पुट करता हूँ, अभी तक हमने बेसिक काफ़ी क्वेश्चन देख रखे हैं तो अब यहाँ तक समझदारी आ चुकी है। यहाँ पर देखो ये दोनों चीज़ें कह रहा है समान है, दोनों की रेसिस्टेंस देखो क्या कह रहा है समान है, तो उसकी त्रिज्याओं में 9:8 का अनुपात है। देखो पहला अगर 9 है तो दूसरा है 8, इस तरह से दिया हुआ है। इसका लेंथ 1 और लेंथ 2 इस तरह से है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ उनमें से एक तार की लंबाई 162 सेंटीमीटर है। देखो यहाँ पर 162 है तो L1 की जगह पर मैं डायरेक्ट 162 लिख देता हूँ। L1 की जगह पर मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख देता हूँ 162। अब बताओ 9 नमा 81, 81 दूनी क्या 162, तो यहाँ से लेंथ 2 की वैल्यू नहीं आ जाएगी क्या? 88 64, 64 दूनी 128, तो लेंथ 2 की जो वैल्यू आ गई वो हो गई 128, ऑप्शन नंबर ए। ये चीज़ें समझ में आई क्या? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। इसी चीज़ को देखो हमने शॉर्ट में इस तरह से कैसे लिखा, यहाँ से R इज इक्वल टू हम K इंटू एल और अपॉन में R स्क्वायर इस तरह से लिखते ना, इसी K को हमने अलग किया, बाकी R इंटू R स्क्वायर और अपॉन में L कर दिया। तो R1 देखो पहले तो रेसिस्टेंस था, फिर रेडियस था और फिर लेंथ था। इसी चीज़ को दोनों तरफ से इक्वेट किया, रेसिस्टेंस दोनों तरफ सेम था, दोनों एक ही चीज़ से बना हुआ था इसीलिए रेसिस्टेंस सेम था तो रेसिस्टेंस को हमने पहले ही कैंसिल कर दिया। बाकी जो बचे रेडियस और लेंथ में उसके बीच में जो रिलेशन दिया था उसी पर हमने वैल्यू को पुट किया और आगे सॉल्व किया। ठीक है, आगे देखिए, एक ग्रह के धरातल पर गुरुत्वाकर्षण उस ग्रह के घनत्व और अर्धव्यास के मिले अनुपात में है। चलो ठीक, बृहस्पति ग्रह की त्रिज्या जो है पृथ्वी के बराबर त्रिज्या का 10 गुना है। पहले एक रिलेशन देखते हैं, ये रिलेशन कैसा है। देखो जो ग्रेविटेशनल है ना फोर्स, जो ग्रह का धरातल पर गुरुत्वाकर्षण बल है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस ग्रह के घनत्व और अर्धव्यास, ऐसे देखो घनत्व को डायरेक्ट हमने बोला डेंसिटी, और उसके व्यास का जो अनुपात होगा वही अनुपात उसके रेडियस से भी होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो व्यास होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस और ये चीज़ें हैं कांस्टेंट टर्म, ये चीज़ें कहीं मतलब इसका कोई यूज नहीं, इसीलिए ये डायरेक्टली बेस होगा, डायरेक्टली ये चीज़ें वेरी करेगी रेडियस पर, इसीलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट रेडियस लिखा। ठीक है, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली किस चीज़ पर होगा, डिपेंड कर रहा होगा डेंसिटी और उसके रेडियस पर। ये चीज़ें समझ में आई। यहाँ से भी एक बार डायरेक्ट निकालो कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या लिखेंगे अब बताओ, G अपॉन डी इंटू आर, ये लिखेंगे क्या? इसी को हम दूसरे तरफ में लिखेंगे G1 अपॉन D1 इंटू R1, इसी को लिखेंगे हम G2 ओवर D2 R2, यही लिखेंगे ना। अब देखो क्वेश्चन में जो चीज़ें दे रखी है उस हिसाब से हम इसको फिक्स करते हैं। पहले दिया हुआ है कि त्रिज्या जो है पृथ्वी की त्रिज्या की बराबर त्रिज्या का 10 गुना है। देखो इस साइड मैंने माना अर्थ, इस साइड मैंने माना जुपिटर। अगर इसकी त्रिज्या 1 है तो जुपिटर की त्रिज्या 10 होगी। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि जुपिटर की जो त्रिज्या होगी वो अर्थ की त्रिज्या की 10 गुनी है। बृहस्पति ग्रह और पृथ्वी के घनत्व, बृहस्पति के घनत्व देखो 1.75 है और पृथ्वी के घनत्व जो है वो 5.67 है। यदि एक आदमी पृथ्वी पर 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई 1500 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक उछल सकता है तो बताएं कि वह बृहस्पति पर कितनी ऊंचाई तक कूद सकेगा। मनुष्य द्वारा कूदी गई ऊंचाई गुरुत्वाकर्षण के प्रतिलोम अनुपात में है। चलो पहले यहाँ से देखो G1 और G2 इन दोनों के बीच का रेशियो निकाल लो। देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो G1 अपॉन में G2 लिखेंगे और 175 और बटे में देखो यहाँ पर लिखेंगे हम 5.67 है ना, 1 दशमलव हटाएंगे तो यहाँ से 1 जीरो ऊपर लिखेंगे हम। ठीक, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, किस चीज़ से कट रहा है देखो तो
7 से दिख रहा करता हो, ये 25 7 175 यानी 250 और 8 1 81, 250 और बटे में 81। अब बताओ ना, जीवन हमने लिखा जुपिटर, ऊपर में हमने लिखा जुपिटर और नीचे में लिखा हमने अर्थ। ये चीज़ें समझना, ऊपर में हमने लिखा जुपिटर और नीचे में लिखा हमने अर्थ। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मनुष्य द्वारा कूदी हुई ऊंचाई गुरुत्वाकर्षण के प्रतिलोम अनुपात में है। अगर हम यहाँ से डायरेक्ट अगर हम इसको लिखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे बताओ। देखो, अगर प्रतिलोम की बात कर रही होगी तो जो ऊंचाई होगी ये चीज़ें सीधे इंटरचेंज हो जाएगी क्या, ऊपर में 81 चली जाएगी, नीचे में 250 आ जाएगा। क्यों होगा ये देखो, अब इसका मतलब होगा कि अगर जुपिटर पर 81 सेंटीमीटर अगर हम कूदेंगे तो अर्थ पर हम 250 सेंटीमीटर कूदेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है मनुष्य द्वारा कूदी गई गुरुत्वाकर्षण के प्रतिलोम। गुरुत्वाकर्षण ये निकला, इसी का प्रतिलोम हमने क्या लिख दिया, देखो प्रतिलोम ही तो ये लिखा, प्रतिलोम मतलब इसको हमने विपरीत लिख दिया, उल्टा करके लिख दिया, इसी का रेसिप्रोकल हमने लिख दिया। यानी कि अगर जुपिटर पर 81 यूनिट कूदेगा तो वही चीज़ें अर्थ पर आकर के वो 250 यूनिट के बराबर हो जाएगा। और क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है कि पृथ्वी पर वो 250 की वैल्यू दे रखी है, पृथ्वी पर वो 1500 सेंटीमीटर तक कूदता है। तो 250 की वैल्यू अगर 1500, तो वही पूछा जा रहा है जुपिटर पर, तो जुपिटर पर कितना कूदेगा 81। देखो 25 छक्के तो 81 छक्के, 81 छक्के 486 सेंटीमीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आसान सा क्वेश्चन था बट थोड़ा सा लैंग्वेज पर ट्विस्ट था, और यहाँ पर आकर के इसने दोबारा 2 बार इस चीज़ में प्रोपोर्शन का यूज किया तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग लगा होगा, बट एक बार वापस से देखना, बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, यहाँ तक तो कोई इशू ही नहीं आएगी। यहाँ के बाद वापस से देखना कि हमने क्या कहा, कि इसने क्वेश्चन ने पहले कहा है कि ये चीज़ें इसके प्रतिलोम पर डिपेंड कर रही, प्रतिलोम के अनुपात में है। प्रतिलोम का अनुपात का मतलब इन्वर्सली है, इन्वर्स का मतलब 1/, अब देखो 1/250/81 अगर करेंगे तो इसी चीज़ को तो हम 81 और अपॉन में 250 लिखेंगे, यही चीज़ें हमने यहाँ पर 81/250 लिख दी। अब देखो अर्थ करस्पॉन्ड कर रहे हैं 250 को, यानी कि अगर अर्थ पर 250 हम सेंटीमीटर कूदेंगे तो वही चीज़ें जुपिटर पर 81 सेंटीमीटर के बराबर होगी। अब 250 की वैल्यू क्वेश्चन में 1500 दे रखी है, 81 की पूछ ली हमसे, 81 की पूछ ली तो हमने बता दिया। ठीक, आसान था। अगला देखो, ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है ऐसे तो, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा आएगा कि बिल्कुल समझ से परे रहेगा, लेकिन फिर भी एक बार अगर बनता है तो खुद से वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। आज के सेशन का ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन में से एक है। चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो, लोकोमोटिव इंजन के द्वारा कोयले की खपत उसके वेग के वर्ग के समानुपाती है। वेग का वर्ग मतलब वेलोसिटी का वर्ग, इसके समानुपाती है क्या चीज़, कोयले का खपत को अंग्रेजी में कंजम्पशन कहते हैं, सी से इसको हम डिनोट किए। खपत को अंग्रेजी में कंजम्पशन कहते हैं, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है यहाँ पर देखो कंजम्पशन मतलब खपत। कोयले की खपत जो हो रही है उसके वेग के स्क्वायर के टर्म में हो रही है, वेग के स्क्वायर के फॉर्म में हो रही है। ठीक है, अब देखो इसके बाद चलो फिर यहाँ से हम एक चीज़ लिख करके बताना हमें, इसको डायरेक्ट कांस्टेंट टर्म को अगर हमने अलग किया तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, c/v², इसी को हम लिखेंगे c1/v1², इसी को हम लिखेंगे c2/v2², यही चीज़ें लिखेंगे ना। अब देखो क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है व्हेन वेलोसिटी इज 50 माइल पर आवर, जब वेग 50 मील प्रति घंटा है, यानी कि पहला कंडीशन ऐसा दिया हुआ है कि ये 50 दिया हुआ है, 50 का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर, बस यहाँ से हम पुट करना है, सिर्फ वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, देखो ये 50 है तो खपत कितना होता है इसका, 100 kg खपत हो जाता है। पहले कंडीशन में ऐसा दिया हुआ है कि जब वेग 50 माइल पर आ रहा है तो खपत 100 किलो होता है। यदि कोयले की कीमत 25 पैसा प्रति kg हो तथा इंजन की दूसरी स्थिति में खर्च 9 रुपया प्रति घंटा हो, देखो 9 रुपया प्रति घंटा खर्च हो, 25 पैसा प्रति kg, 25 पैसा प्रति kg, तो 1 रुपया में बताना कितना खर्च होगा, 4 kg होगा क्या। और यहाँ कह रहा है कि 9 रुपया प्रति घंटा, 1 रुपया में 4 kg, 9 रुपये में कितना होगा 36 kg, यानी 36 kg कंज्यूम कर रहा है कितने देर में, 1 घंटे में। 36 kg कंज्यूम कर रहा है 1 घंटे में, यानी कि यहाँ पर कंजम्पशन जो होगा सेकेंड कंजम्पशन 1 घंटे का हमने डायरेक्ट 36 लिख सकते हैं क्या।
अगर 36 लिख देंगे तो दूसरे की वेलोसिटी हमें पता चल जाएगी। वेलोसिटी मतलब 1 घंटे में ट्रेवल की गई जो दूरी होगी वो हमें पता चल जाएगी। पहले ही हम ये निकाल लेते हैं। जब हम इसको सॉल्व करने के लिए आते हैं, देखो V2 अगर निकालते हैं 50 गुना 6, डायरेक्ट हम स्क्वायर रूट में लिख देते हैं और अपॉन में 10। यहाँ से ये स्क्वायर रूट में हमने डायरेक्ट लिखा, ये चीज़ें ख़त्म हो गई और ये चीज़ें आ गई 30। ये चीज़ें समझनी थी, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें थी, बिल्कुल आसान सी चीज़। ये चीज़ें आ गई हमारे पास 30, मतलब वेलोसिटी जो थी सेकेंड वाले की उसकी स्पीड हो गई कितनी 30। अब क्वेश्चन में देखो आगे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में आगे है 25 पैसा प्रति केजी हो तो इंजन की दूसरी स्थिति में खर्च 9 रुपया प्रति घंटा होती है, 9 रुपये प्रति घंटा होती है। तो 250 मील की यात्रा में, 250 मील की यात्रा में जो होगी उसकी खपत के बारे में पूछी जा रही है कि 250 किलोमीटर अगर चलेगा तो कितना खर्च होगा। देखो उसकी स्पीड पहले देख लो कितनी है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे देखो इसमें है कि 250 मील की दूरी तय करनी है हमें। तो देखो स्पीड हमारी कितनी आ गई 30 माइल्स पर आवर स्पीड आ गई। अब हमें डिस्टेंस देखो कवर करनी कितनी 250 माइल, 250 माइल की दूरी तय करेंगे 30 माइल्स पर आवर के हिसाब से। 30 माइल्स पर आवर के हिसाब से अगर जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा एक बार बताना। तो 25/3 घंटे। अब बताओ कंजम्पशन के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल कंजम्पशन कितना होगा। देखो देन फाइंड द कंजम्पशन इन ट्रेवलिंग 250 माइल्स। अब देखो 1 घंटे अगर हम चलते थे तो 36 रुपया हमें खर्चा होता था ना, 36 केजी खर्च होता था ना। 1 घंटे चलते थे तो 36 केजी खर्च होता था। 25/3 घंटे चले होंगे तो 25/3 घंटे चलने में कितना खर्च होगा एक बार बताना। 3 से ये 12 में कट जाएगा, 25 गुना 12 होता है 300, यानी 300 केजी का कंजम्पशन होगा क्या। अगर वो चीज़ें 25 घंटे कंटिन्यू चलती तो 300 केजी खर्च होता। समझ में आया क्या। बिल्कुल बेहतरीन सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज पर बेस्ड है क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है ये। एक बार वापस से समझाता हूँ। देखो क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि पहले कंडीशन ऐसा दिया हुआ है कि जो कंजम्पशन है ना, कोयले की जो खपत है वो उसके वेग पर डिपेंड करता है, वेग के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। तो हमने पहले लिख दिया कंजम्पशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेग का स्क्वायर। अब यहाँ से एक प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट की जगह पर हम लिखेंगे C/V²। देखो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आता है तो C/V² लिखते हैं। इसी तरह से 2 इक्वेशन और हमने बनाया तो हमने लिखा C1/V1 और C2/V2, इस तरह से हमने लिख दिया। अब देखो सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी है। पहले कंडीशन में ऐसा दिया है कि जब वेग 50 मील प्रति घंटा है तो वेग की जगह पर यानी वेलोसिटी की जगह पर हमने क्या लिख दिया 50, और इसी का स्क्वायर है क्योंकि ये स्क्वायर इसके स्क्वायर के समानुपाती चल रहा है। तो खपत 100 केजी हो रहा था। इस कंडीशन में खपत हमने लिख दिया 100 किलो। दूसरे कंडीशन में ये वैल्यू निकालनी जरूरी थी। ये वैल्यू कैसे निकलता है ये चीज़ ध्यान देना। इस चीज़ में एक हिंट दिया हुआ है कि यदि कोयले की कीमत 25 पैसा प्रति किलो है, यानी 1 किलो अगर कोयला खपत करेंगे तो हमको उसके लिए 25 पैसा देना पड़ेगा। तो आप हमें ये बताओ कि 1 रुपया में अगर हम 1 रुपया देंगे तो वो हमको 4 किलो कोयला देगा। 4 किलो कोयला के लिए 1 रुपया लगता है। और क्वेश्चन में दिया है कि दूसरी स्थिति में 9 रुपये घंटा है, 9 रुपये प्रति घंटा है। तो ये बताओ कि 1 घंटे में कितना कोयले का कंजम्पशन होगा। तो 9 गुना 4 यानी 36 किलो का कंजम्पशन होगा। ये 1 घंटे की हम बात कर रहे हैं और प्रति घंटे को निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या लिख दिए कि 1 घंटे को निकालने के लिए यानी कि वेलोसिटी अगर निकालनी है तो 1 घंटे के लिए निकालनी है। इसीलिए वेलोसिटी अगर आएगा 1 घंटे में ये 36 किलो आएगा। अगर 2 घंटे का होता तो वेलोसिटी कितने देर का निकलता है 2 किलोमीटर, मतलब 2v का वैल्यू निकलता। यहाँ पर क्या हो गया कि वेलोसिटी की मान हमें पता चल गई कितनी 36। अब क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया है पहले उसको निकालने से पहले हम v2 निकाल लेते हैं, यानी कि सेकेंड वाले की स्थिति की वेलोसिटी निकाल करके लाए। इसको हमने जब सॉल्व किया तो ये पता चला हमें कि ये कितना है 30 माइल्स पर आवर। इसकी इस वेलोसिटी कितनी है 30 माइल्स पर आवर। अब देखो हमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करनी थी 250 मील। 250 मील की डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए हमें लगेगा कितना टाइम 25/3 घंटा। 1 घंटे में अभी हमने देखा कि कंजम्पशन 1 घंटे में 36 किलो का होता है। तो 25/3 घंटे में 25/3 गुना 36 होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आंसर हो जाएगा सही आंसर 300 किलो।
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ये लाजवाब क्वेश्चन था। हाँ, ये चीज़ें देखो, अब हम इसको शॉर्ट में कैसे बनाते, तो बस यहाँ से ये 2 स्टेप खत्म हो जाते, बाकी ये कैलकुलेशन तो करनी पड़ती है यहाँ से, बस इतना ही करना पड़ता है। लेकिन ऊपर के जो ये सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर क्या है, वो चीज़ें स्टार्टिंग में जब तक हम प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे पूरी तरह से, तब तक हम ये चीज़ें लिखनी पड़ेगी। अदरवाइज जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आसान सा था, कॉन्सेप्ट तो सेम है। ठीक है, अगला देखो, ये क्वेश्चन है, एक वाष्प चलित इंजन के रेल के डिब्बों में बगैर डिब्बा, मतलब अगर कोई डब्बा ना जोड़ा जाए तो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। इंजन की गति में कमी, देखो हम यहाँ पर लिखते हैं के मतलब कमी, इंजन के गति में कमी, के मतलब कमी के साथ में लगाए डिब्बे की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डिब्बा, नंबर ऑफ डिब्बा, NOD लिख दें, नंबर ऑफ डिब्बा। इंजन की गति में जो कमी है, के फॉर कमी, लगाए गए डिब्बे के संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। तो इसका वर्गमूल निकाल दिया और इसके समानुपाती निकाल दिए। अब के मतलब कमी लिख दिए हम यहाँ, तो यहाँ पर हमें कांस्टेंट में कुछ और लिखना पड़ेगा। चलो ठीक है, लिख देते हैं, के इज इक्वल टू ए इंटू नंबर ऑफ डिब्बा। ठीक, अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 डिब्बों के साथ उसकी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। देखो 4 डब्बा जब लगाया तो स्पीड कितना हो गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है कि उसकी स्पीड, इनिशियल स्पीड कितनी थी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर कोई डब्बा ना लगाया होता तो इसका स्पीड 24 किलोमीटर प्रति घंटा होता, लेकिन उसने अपनी स्पीड को कम कर दिया। कम करके कितना किया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कम कितना किया आप ये बताना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया होगा। और ये देखो, इसी के मतलब कमी, के मतलब कमी, कितना कम, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिख दो 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया। अब ए के बारे में हमें पता नहीं, क्योंकि ए तो हमने कांस्टेंट माना। यहां पर ए बराबर कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और नंबर ऑफ डिब्बा बता दो, नंबर ऑफ डिब्बा का, नंबर ऑफ डिब्बा कितना, कि 4 डब्बा लगा दिया, 4 डब्बा लगवा दिए। यहाँ से हमें ए की वैल्यू निकल करके आ गई, तो ए की वैल्यू आ गई यहाँ से 2। समझ में आया क्या, बिल्कुल आसान सा चीज़ है, बिल्कुल नॉर्मल से लैंग्वेज में समझना। देखो स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि नंबर ऑफ डब्बा, डब्बा की संख्या में जैसे हम कमी लाएंगे तो वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नंबर ऑफ डिब्बा जो है, सॉरी, स्पीड में जो कमी होगी वो नंबर ऑफ डब्बा के वर्गमूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो हमने डायरेक्ट उस तरह से लिखा, उस पर बेस्ड। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिब्बों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इंजन खींच सकता है। मान लो कि मेरी स्पीड इनिशियल में 24 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अगर हम 24 के 24 को कम कर दें तो हमारी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक बार कम करके देख लो। कम करके हमने देखा कि स्पीड में कमी ला दी हमने, पूरी तरह से कम कर दिया, हमारी स्पीड बिल्कुल 0 कर दो। 0 कर दिया हमने स्पीड, तो हमें स्पीड में कितनी कमी लानी पड़ेगी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो हमने ला दिया 24 किलोमीटर प्रति घंटा की। अब कॉपी, ये जो कांस्टेंट टर्म था, कांस्टेंट की वैल्यू बता दो, 2। नंबर ऑफ डब्बा क्या होगा आप बताओ, नंबर ऑफ डब्बा की तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अंडर रूट ऑफ नंबर ऑफ डिब्बा बराबर हो जाएगा 12। अब बताओ नंबर ऑफ डब्बा क्या होगा, 144 डब्बा होगा। अब बताओ कि अगर 144 डिब्बा हम उसमें लगा दिए तो स्पीड कितनी हो जाएगी इस ट्रेन की, 0। अब हमें कह रहा है कि क्वेश्चन में कि इंजन जितना खींच सके उतना डब्बा लगाओ। अब 144 अगर डब्बा लगा देंगे तो उसकी स्पीड हो जाएगी 0। हम क्या कहते हैं, 1 कम कर दो। अब तो तुम खींच लोगे, क्योंकि 0 तब होती जब 144 डब्बा लगा होता। हम कहते ठीक है 1 डब्बा हम नहीं लगाएंगे, तो 143 डब्बा लगाया हमने। 143 डब्बा को एकदम धीरे धीरे खींचेगी, लेकिन वो खींच करके लेकर के चली जाएगी। इस तरह से क्या हो जाएगा, उसके नंबर ऑफ डब्बा जो होगा वो हो जाएगा 143। 143 डिब्बे को वो खींच करके लेकर के जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो स्क्वायर रूट हो, मतलब जो स्क्वायर नंबर होगा, स्क्वायर नंबर से 1 कम होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, अगला देखो, एक वाष्पचलित इंजन है, रेल के डिब्बे के बगैर 20/3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। रेल के डिब्बे के बगैर जो उसकी स्पीड है वो है 20/3 मीटर प्रति सेकंड। ये बस सिर्फ फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल पहले की जैसा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा तेजी में सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, बताता हूँ।
समझना बड़ी गौर से। इंजन की गति में कमी, फिर से यहाँ पर जो कमी है मतलब रिडक्शन स्पीड जो बोलेंगे, आर फॉर रिडक्शन, और के यहाँ पर प्रोपोर्शन माना हमने, यहाँ पर चलो प्रोपोर्शन तो अभी लिख दिया मैंने साइन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ डब्बा के, नंबर ऑफ डी, ठीक है। यहाँ पर देखो आर इज इक्वल टू के कांस्टेंट लिखा मैंने, नंबर ऑफ डिब्बा लिख दिया। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि 9 डब्बा लगा दिया, यानी 9 डब्बा हमने लगा दिया, कुछ कांस्टेंट होगा, तो उसकी स्पीड 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। 5 मीटर प्रति सेकंड होने का मतलब क्या होगा, कुछ कम हो गया होगा स्पीड। कितना कम हुआ होगा, ये तो रिडक्शन ही तो बता रहे, रिडक्शन मीन्स कमी। कितनी कमी हो गई होगी, देखो तो पहले था 20/3, अब रह गई 5। इसका मतलब 5/3 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से क्या हो गई, वो कम हो गई। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 5/3। यहाँ से देखो के की वैल्यू क्या पता चली हमें, 5/9 होगी क्या? ये क्वेश्चन सही लिखा क्या हमने? क्या ये 5/9 हो गया क्या के? ठीक है। अगला देखो, उसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन में, अधिकतम डब्बों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इंजन खींच सकता है। तो चलो ठीक है, के इज इक्वल टू 5/9। अगला कंडीशन ऐसा है कि हमने मान लिया कि इसकी स्पीड को हमने कर दिया 0। स्पीड को 0 किया तो इसकी जो स्पीड थी 20/3, यानी 20/3 ही कम करनी पड़ेगी। देखो 0 करने के लिए अगर हमारी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम उसको अगर 0 करना चाहेंगे तो हमको कितना कम करना पड़ेगा स्पीड, 20 किलोमीटर ही। इसी तरह से यहाँ पर 20/3 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड थी, उसको 0 करना है तो 20/3 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी, कम करके लिख दिया हमने 20/3। अब यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म 5/9 हमको पहले से पता है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ डब्बा लिख देंगे, नंबर ऑफ डी, तो 3 तिया 9, 5 चौके 20। यहाँ से भी देखो नंबर ऑफ डिब्बा, यहाँ से भी 144 आ गया। अब देखो 144 अगर हम जोड़ देंगे तो इंजन क्या होगा, बैठ जाएगा, आगे ही नहीं बढ़ेगा वो। लेकिन हमको क्या करना है, आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाने के लिए कितना करना पड़ेगा, 143 डब्बा रखना पड़ेगा। एक डिब्बा को कम कर देंगे तो धीरे धीरे घसीटते घसीटते वो लेकर के चली जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर भी हो जाएगा 143 डब्बा वो मैक्सिमम खींच सकता है। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि स्क्वायर रूट जो स्क्वायर नंबर होगा, स्क्वायर नंबर से एक कम होगा इसका आंसर। ठीक है, आज के सेशन में बस इतना ही, और ये वेरिएशन पर बेस्ड सेशन कंप्लीट हुआ। इससे आगे इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी 1-2 क्वेश्चन अभी भी इसमें बचे हैं जो कि थोड़े से हार्ड लेवल के बोलेंगे, हाई लेवल के बोलेंगे। हार्ड तो कुछ नहीं होता, हाई लेवल के बोलेंगे, बट वो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बिल्कुल नहीं है। तो अगर आगे ऐसा कोई सीरीज आता है, हार्ड क्वेश्चन सीरीज या फिर हाई लेवल क्वेश्चन का सीरीज, तो उसमें हम इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन को करा देंगे। बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन सफिशिएंट है वेरिएशन पर बेस्ड के लिए। इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन को हमने कवर किया है। तो अभी आप इस सेशन को दोबारा देखिए या फिर समझने की कोशिश कीजिए, और पूरी तरह से जितना अभी तक पढ़ा उन चीज़ों को रिवाइज कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।